कहानी शुरू होती है 1930 के दशक के न्यूयॉर्क से। एक ऐसा दौर जहां मंदी ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। सड़कों पर भूख थी, बेरोजगारी थी और हर चेहरे पर बस निराशा दिखाई देती थी। इसी भीड़ में हमारी मुलाकात होती है एन डैरो से, एक संघर्ष करती थिएटर कलाकार जिसकी जिंदगी अचानक तब बिखर जाती है जब उसका थिएटर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब उसके पास ना काम बचा है, ना पैसे और ना ही कोई सहारा। वहीं दूसरी तरफ है कार्ल डेनहम, एक सनकी लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर जो किसी भी कीमत पर अपनी फिल्म पूरी करना चाहता है। लेकिन हालात उसके खिलाफ हैं। इन्वेस्टर्स उसका साथ छोड़ चुके हैं, पुलिस उसके पीछे पड़ी है और उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। तभी कार्ल के हाथ लगता है एक रहस्यमयी नक्शा, एक ऐसे अनजान द्वीप का नक्शा जिसे दुनिया स्कल आइलैंड के नाम से जानती है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगता है। कार्ल समझ जाता है कि अगर उसकी फिल्म उसे बचा सकती है तो वही टापू उसकी आखिरी उम्मीद है। अब उसे चाहिए थी अपनी फिल्म की हीरोइन, और तभी उसकी नजर पड़ती है भूख और मजबूरी से लड़ रही एन पर। कार्ल उसे सपनों की चमक दिखाता है, शोहरत का लालच देता है और आखिरकार एन उसके साथ द वेंचर नाम के जहाज पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जहाज पर चढ़ने के बाद एन को पता चलता है कि वहां उसका पसंदीदा लेखक जैक ड्रिस्कॉल भी मौजूद है, एक ऐसा इंसान जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इधर पुलिस से बचने के लिए कार्ल जहाज का रास्ता बदल देता है और द वेंचर बढ़ने लगता है उस दिशा में जहां से लौटकर आने की कहानियां लगभग ना के बराबर थीं। जैसे जैसे जहाज समंदर की गहराइयों में आगे बढ़ता है, चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगता है। ऐसा लगता है मानो पूरा समंदर उन्हें किसी अंधेरी दुनिया की तरफ धकेल रहा हो। और फिर अचानक उस घने कोहरे के बीच एक विशाल दीवार उभरती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैप्टन जहाज को संभालने की कोशिश करता है, पर द वेंचर सीधे जाकर टापू की खतरनाक चट्टानों से टकरा जाता है। सुबह होते ही कार्ल अपनी टीम के साथ उस रहस्यमयी टापू पर उतरता है। शुरुआत में सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि वो जगह सामान्य नहीं है। टापू पर एक आदिम सभ्यता रहती है, बेहद खतरनाक, बेहद हिंसक। इससे पहले कि कार्ल कुछ समझ पाता, अचानक आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और उनकी टीम का एक आदमी वहीं मारा जाता है। जैक और कार्ल किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में एक आदिवासी चुपके से जहाज पर चढ़ता है और एन को अगवा करके वापस टापू पर ले जाता है। जब तक जैक एन के केबिन तक पहुंचता है, वो गायब हो चुकी होती है। उसी दौरान टापू की विशाल दीवार के पीछे से एक ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। जैक और कार्ल दीवार तक पहुंचते हैं और वहां जो वो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एन को एक विशाल बलिवेदी पर बांध दिया गया था और तभी घने जंगलों को चीरते हुए सामने आता है 25 फुट लंबा एक दानव, कांग, एक ऐसा राक्षस जिसके सामने इंसान सिर्फ खिलौने जैसा लगता है। कांग एन को अपनी विशाल मुट्ठी में पकड़ता है और फिर जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। अब जैक और उसकी टीम को उस मौत भरे जंगल में कदम रखना होगा जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। एन को बचाने के लिए जैक, कार्ल और बाकी चालक दल उस खौफनाक जंगल के अंदर कदम रखते हैं, लेकिन वो जगह किसी आम जंगल जैसी नहीं थी। हर तरफ मौत छिपी बैठी थी, घना अंधेरा, अजीब आवाजें और ऐसे विशाल जीव जिन्हें देखकर इंसान की रूह कांप जाए। अचानक उन पर विशालकाय डायनासोरों का झुंड हमला कर देता है। पूरा जंगल चीखों से गूंज उठता है। लोग एक एक करके मौत का शिकार होने लगते हैं। कोई उनके जबड़ों में फंस जाता है तो कोई उनके पैरों तले कुचल दिया जाता है। लेकिन इस तबाही के बीच भी जैक हार नहीं मानता। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, एन को जिंदा वापस लाना। उधर दूसरी तरफ कांग एन को अपनी विशाल गुफा में ले आता है। शुरुआत में एन उससे डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कांग बाकी राक्षसों जैसा नहीं है। एन अपनी मासूम हरकतों और छोटी छोटी कलाकारी से कांग को हंसाने की कोशिश करती है और पहली बार उस विशाल दैत्य की आंखों में नरमी दिखाई देती है। कांग अब एन को सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं देखता था, उसके अंदर एन के लिए एक अनजाना लगाव पैदा होने लगा था, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार जैक अकेले ही कांग के ठिकाने तक पहुंच जाता है। मौका मिलते ही वो एन को लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन कांग अब उन्हें खोना नहीं चाहता था। गुस्से और बेचैनी में पागल हुआ कांग उनका पीछा करते हुए उस विशाल दीवार तक पहुंच जाता है जहां कार्ल डेनहम पहले से ही अपनी चाल बिछाकर बैठा था। कार्ल की आंखों में अब सिर्फ लालच था। उसे कांग में एक जीव नहीं
बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा दिखाई दे रहा था। जैसे ही कांग दीवार के पास पहुंचता है, उस पर क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ी जाती है। कांग पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है। उसकी दहाड़ पूरे टापू को हिला देती है, लेकिन धीरे धीरे उसका विशाल शरीर कमजोर पड़ने लगता है। एन चीखती रह जाती है। वो काल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। आखिरकार कांग को भारी जंजीरों में जकड़कर जहाज के जरिए न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एक आलीशान थिएटर में हजारों लोगों के सामने कांग को जंजीरों से बांधकर पेश किया जाता है। कार्ल डेनहम दुनिया के सामने उसे गर्व से दुनिया का 8वां अजूबा कहता है। लोग तालियां बजाते हैं, फ्लैश चमकते हैं, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं होता कि वो एक जिंदा दिल को तमाशा बना रहे हैं। फिर अचानक कांग की नजर एन पर पड़ती है और उसे लगता है कि एन खतरे में है। बस फिर क्या था। गुस्से में पागल हुआ कांग अपनी पूरी ताकत लगा देता है। एक एक करके उसकी जंजीरें टूटने लगती हैं और देखते ही देखते पूरा थिएटर तबाही में बदल जाता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, सड़कें चीखों से भर जाती हैं और पूरा न्यूयॉर्क दहशत में डूब जाता है। लेकिन कांग किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं निकला था, वो सिर्फ एन को ढूंढ रहा था। आखिरकार दोनों फिर से मिलते हैं। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। कांग एन को अपने हाथों में उठाकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, मानो वो पूरी दुनिया से उसे दूर ले जाना चाहता हो। लेकिन इंसानों को यह मंजूर नहीं था। कुछ ही देर में आर्मी के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाई देने लगते हैं और फिर कांग पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। कांग दर्द में दहाड़ता है, उसका शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता। उसकी पहली और आखिरी चिंता सिर्फ एन थी। वो हर गोली अपने ऊपर लेता है ताकि एन सुरक्षित रहे। धीरे धीरे कांग की ताकत जवाब देने लगती है। आखिरी बार वो एन की आंखों में देखता है। उस नजर में दर्द भी था, प्यार भी, और एक अधूरी कहानी भी। फिर वो विशाल शरीर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। पूरा शहर खामोश हो जाता है। नीचे सड़क पर खड़ा कार्ल डेनहम कांग की लाश को देखता है। तभी कोई उससे पूछता है, क्या इसे हवाई जहाजों ने मारा? और कार्ल धीरे से जवाब देता है, नहीं, इस दरिंदे को खूबसूरती ने मारा है। और इसी दर्दनाक अंत के साथ खत्म होती है किंग कांग की ये अमर और भावुक कहानी। एक ऐसी कहानी जहां इंसान और राक्षस के बीच का फर्क शायद इंसानों ने खुद मिटा दिया। अगर आपको ये इमोशनल सफर पसंद आया हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और हमारे चैनल ढोलपुरे द एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।